मैंने राज्य के सभी विधायकों और सांसदों तथा अन्य प्रतिष्ठित हितधारकों के बजट 2021-22 के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार साझा करने का अनुरोध किया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विधायकों और सांसदों से 410 सुझाव मिले हैं, जिनका अध्ययन करने पर नेतृत्व में आया है कि भारत के लिए वी शेप रिकवरी हेतु एक सुदृढ़ और उदीयमान हरियाणा के लिए यह रणनीति 4 स्तंभों के आधार पर तैयार की गई है। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं: प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकताएं निर्धारित करना, मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क MTEF रिजर्व फंड बनाना, परिणाम आधारित विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना। पहला है प्राथमिकताएं। बजट के लिए महत्वपूर्ण है कि उन विशिष्ट क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जो विशेष रूप से संकट के समय अर्थव्यवस्था में उछाल के लिहाज से अति आवश्यक हैं। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे की पहचान उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में की है, जिन पर हमें रिकवरी और पुनरुत्थान के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के इस समय में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देना सर्वोपरि है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है और हमारी आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार है। हरियाणा के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसानों को सहायता जारी रखने की आवश्यकता है। यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण तथा जल संरक्षण के माध्यम से कृषि के लिए हमारे हस्तक्षेपों और योजनाओं पर बल देने का प्रयास है। इन पहलों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाकर ही पोषित किया जा सकता है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य नेटवर्क का विस्तार हो, टीकाकरण की पहुंच बढ़ाना हो, परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और इसी तरह के अन्य कार्य हों, खेत पर ही संस्करण की अवसंरचना विकसित करना हो, या फिर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई, विशेषकर सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो, रेल और सड़क अवसंरचना लॉजिस्टिक्स प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अर्थव्यवस्था की रिकवरी और पुनरुद्धार को सुनिश्चित कर सकती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष निवेश करना बेहद जरूरी है। दूसरा, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड। हालांकि बजट का आवंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है, कई परियोजनाओं की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक की होती है। हमारी सरकार इस वास्तविकता को भली भांति समझती है कि व्यवहारिक योजना के लिए आवश्यक है कि कई परियोजनाओं, विशेषकर जिनमें बुनियादी ढांचा शामिल होता है, के लिए 3 से 10 वर्ष की अवधि की अनुमति दी जानी चाहिए। अतः मैं बजट में ऐसी परियोजनाओं के लिए मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क का प्रावधान करके एक नई रणनीति प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि नियमित आवंटन करते समय परंपरागत वार्षिक समय सीमा का पालन किया जाएगा। मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क विशेष रूप से सृजित किए गए कोष में निहित रहेगा, जिसमें से वर्ष भर आवंटन करने की सुविधा होगी। MTEF रिजर्व फंड हर वार्षिक बजट में किए गए आवंटन को औचित्य के साथ प्रस्तुत करेगा और अंततः इसका विधानसभा से अनुमोदन होगा। यह पथ प्रदर्शक और पहली तरह की पहली वित्त पोषण संरचना आवंटन की अनिश्चितता को दूर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजनाएं उचित और सतत ढंग से बनाई जाएं। आरक्षित कोष के अन्य महत्वपूर्ण लाभों में बहुविध क्षेत्रों में निहित परियोजनाओं हेतु आवंटन में लचीलापन और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। चालू वर्ष के दौरान मेरी सरकार ने कठोर वित्तीय विवेकपूर्ण उपायों को अपनाकर लगभग 8,585 करोड़ रुपए की उधारी क्षमता का उपयोग नहीं किया। अनिवार्यता इसका अर्थ है कि हम अपनी उधार लेने की सीमा को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के मूल प्रावधानों के आसपास बनाए रखने में कामयाब रहे। जैसा कि भारत सरकार ने अब अनुमति दे दी है कि उधार लेने की सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है, हमने आवश्यकता अनुसार लगभग 8,585 करोड़ रुपए की इन प्राप्तियों का उपयोग लघु अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क आरक्षित निधि के लिए करने का निर्णय किया है। ये निधियां उन परियोजनाओं के लिए निर्धारित की जाएंगी जिनमें अंतर क्षेत्रीय निहितार्थ एवं लंबी परिपक्वता अवधि है। हम इस वर्ष इस कोष के तहत निर्धारित निधियों का उपयोग विशेष परियोजनाओं पर करने के इच्छुक हैं, जो स्वास्थ्य, कृषि तथा अवसंरचना पर केंद्रित हैं। ऐसी विशेष परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ साथ चिकित्सा अवसंरचना का विस्तार, जैसे कि जिला अस्पतालों का 200 बिस्तर तक उन्नयन करना, मातृ एवं बाल अस्पतालों की स्थापना करना,
जैव सुरक्षा प्रयोगशालाएं, गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी, पिंजौर में सेब मंडी, सिरसा सोनीपत में मसाला मंडी, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ विशिष्ट परियोजनाएं जैसे कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, दिल्ली और करनाल के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, गुरुग्राम तथा अन्य क्षेत्रों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार तथा इसी तरह की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। तीसरा बिंदु है परिणाममुखी वृद्धि। मेरी सरकार ने परिणाम हासिल करने पर विशेष बल दिया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक धनराशि का आवंटन और व्यय फलदायी तरीके से किया जाए जो कि विशिष्ट परिणामों पर लक्षित हो। इस उद्देश्य के लिए हमने विभिन्न योजनाओं के बजटीय आवंटनों तथा केंद्रित कार्यान्वयन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य जीडीपी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। जीएसडी क्या बोलते हैं, सतत विकास, हाँ, सतत विकास लक्ष्य गोल्स प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे गर्व है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बजट में आवंटित एक रुपए के लिए आउटकम फ्रेमवर्क विकसित किया है। हमने इस फ्रेमवर्क को पिछले बजट के साथ प्रस्तुत किया और हमने इस वर्ष भी इस प्रथा को जारी रखा है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य भी है जिसने विशिष्ट सतत विकास लक्ष्यों के तहत प्रगति को बजटीय परिव्यय के साथ जोड़ा है। हमने यूएनडीपी के सहयोग से एक एसडीजी समन्वय केंद्र की स्थापना की है, डेवलपमेंट गोल्स हैं, और हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से हम इसे और आगे ले जाने का इरादा रखते हैं। परिणामों पर इस केंद्रित दृष्टिकोण के साथ हम विजन 2030 को साकार करने में पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ेंगे। रोजगार सृजन अल्पावधि से मध्यावधि का परिणाम है। हमने इस संबंध में कई प्रमुख पहल की हैं जिसमें देश का पहला और एकमात्र कौशल विश्वविद्यालय, सक्षम युवा कार्यक्रम, अनूठा रोजगार पोर्टल शामिल है जो रोजगार के अवसरों के लिए नौकरी के इच्छुक युवाओं के कौशल का मानचित्रण करता है। चौथा है क्रियान्वयन पर बल। शासन और सेवा प्रदायगी में सुधार ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि इन परियोजनाओं से होने वाले लाभ पात्र लाभार्थियों पर लक्षित हों। मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि पिछले वर्ष की गई परिवार पहचान पत्र की पथ प्रदर्शक पहल ने तेजी से प्रगति की है और व्यापक कवरेज हासिल की है। ये पहल नागरिकों को पेपरलेस, फेसलेस सेवा मुहैया करवाकर ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने में दूरगामी साबित होगी। इससे राज्य में नागरिक सुविधा बढ़ाने और सुशासन हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके क्रियान्वयन में हमारी रणनीति अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक पहले सेवा पहुंचाना और उत्थान करना के सिद्धांत पर आधारित है। भारत सरकार के सफल महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए हम राज्य के सबसे कम विकसित खंडों में व्यापक और परिवर्तनकारी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वाकांक्षी खंड दृष्टिकोण अपनाकर उनके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन कम से कम, सुशासन अधिकतम के सिद्धांत की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्य ने विभिन्न अधिनियमों के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण की आवश्यकता को समाप्त करके विनिर्माण उद्योग पर अनुपालन बोझ को कम किया है। सरकार ने विभागों में विभिन्न लाइसेंसों के लिए स्वतः नवीनीकरण का भी प्रावधान किया है। राज्य सरकार भारत सरकार के न्यूनतम विनियामक अनुपालन की प्रतिबद्धता पर भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और साथ ही जिला स्तर पर कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। यह 4 स्तंभीय दृष्टिकोण वी शेप रिकवरी हासिल करने तथा उदीयमान अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने की हमारी रणनीति का आधार है। हरियाणा में आर्थिक विकास की गति राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की आय और खरीद क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए। हमने विशेष रूप से तैयार की गई कार्य योजना को अपनाने का निर्णय लिया है और उम्मीद है कि हमारे राज्य के आर्थिक सफर में स्थायी, समावेशी और जमीनी स्तर के विकास के साथ जीवंत और आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।